नमस्कार दोस्तों, मैं गगन यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से द करंट अफेयर शो के वीकली एडिशन में। और इस बार हम बात करेंगे 31 अगस्त 2020 से 6 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की, करंट घटनाओं की। तो आइए शुरू करते हैं एक नए जोश व खरोश के साथ, एक नए दिन के साथ इस सप्ताह के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो अभी ये एससीओ के रक्षा मंत्रियों का, डिफेंस मिनिस्टर का एक सम्मेलन, समिट हुई थी और ये काफ़ी चर्चा में थी। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका आयोजन हुआ है रूस के मॉस्को शहर के अंदर। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, इसके अंदर जो है एससीओ के रक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एससीओ है क्या? शंघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके अंदर कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं एससीओ के। एससीओ एक रक्षा संगठन है इन 8 देशों के बीच का, जो कि रक्षा मामलों में और अन्य व्यापार आदि में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए संगठन बनाया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। इससे पहले जो है भारत पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे। 2017 में दोनों देशों ने एक साथ इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अभी 3 सितंबर से 5 सितंबर 2020 तक मॉस्को रूस के अंदर जो है एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सम्मेलन के अंदर जो है हिस्सा लिया और रूस के साथ काफ़ी सारे रक्षा समझौतों के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हैं आगे आज हम और चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? भाई ये तो आप लोगों को जरूर पता होगा, काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी नाटकीय ये घटना है। प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ अपशब्द वगैरह कहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस इनके ऊपर दायर किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर मात्र 1 रुपए का जुर्माना लगाया। अब ये भाई 1 रुपए का क्या जुर्माना, इससे अच्छा ना ही लगाते तो बढ़िया था। तो ये सब नाटकीय घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आमतौर पर अपने जो है बड़े सीनियर जजेस वगैरह का हमेशा पक्ष ही लेता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से बात हो गई, जुर्माना भी लगा दिया उन सुप्रीम कोर्ट ने और जो एक तरीके से वकील को बचा भी लिया। तो 1 रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। प्रशांत भूषण जाने माने वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं। पहले जो है ये आपके आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, बाद में केजरीवाल जी के साथ इनके मतभेद हो गए थे, उसके बाद इन्होंने पार्टी वगैरह छोड़ दी थी। काफ़ी चर्चा में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं। 15 सितंबर तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है ये जुर्माना भरने का, और अगर ऐसा नहीं किया तो 3 साल की इनको जेल होगी। तो भाई प्रशांत भूषण, आप प्लीज़ 1 रुपये का जुर्माना भर दें। 1 रुपया नहीं है तो आप मेरे से उधार ले लेना, लेकिन प्लीज़ आपको जेल ना हो 3 साल की, इसलिए जुर्माना आप भर देना। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं, इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। बड़ी दुखद जो घटना है, पूरा देश जो है इस दुख के अंदर, इस शोक के अंदर डूबा हुआ है। हालांकि इसी दौरान जो है हमारा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स का कैंपेन चला हुआ था और उसके चक्कर में जो है हम प्रणब मुखर्जी को ज़्यादा याद नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रणब मुखर्जी हैं ये हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जी से पहले यही भारत के राष्ट्रपति थे। 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 31 अगस्त को जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है आर्मी का, वहाँ पर इनका निधन हो गया। काफ़ी समय से ये बीमार थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, प्रणब मुखर्जी ने काफ़ी लंबा समय राजनीति में दिया है। इससे पहले वो रक्षा
वित्त और वाणिज्य मंत्री की भी भूमिका अलग अलग समय पर कांग्रेस सरकार के अंदर निभा चुके हैं और 1969 में कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी सियासत को, अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया था। तो एक बार हम सभी नमन करते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और काफ़ी बड़े जो हैं एक राजनीतिक व्यक्ति थे। इसके बाद आगे अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई ये तो कईयों के छाती के ऊपर मूंग दलने वाली बात होगी। कईयों के जो औंधे घड़े पड़ गए थे। कई बच्चे जो है पबजी के चक्कर में इतने पागल हो गए थे कि रात दिन पबजी 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 पबजी। अब पबजी खेलने वालों की सब्जी बन चुकी है। पबजी को बंद कर दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर और पबजी के अलावा 118 चाइनीज़ ऐप्स को जो है बंद किया गया है इंडिया के अंदर। तो उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जो पबजी खेलकर अपने आप को जो है फौजी समझ रहे थे, ठीक है। तो अब उनकी रिटायरमेंट का, उन फौजियों की रिटायरमेंट का समय आ गया जो पबजी खेलकर अपने आप को फौजी समझ रहे थे। तो यहाँ पर सरकार द्वारा आप देख सकते हैं 118 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध इस बार जो है लगाया गया है। इससे पहले जो है जुलाई के आखिर में 47 चाइनीज़ ऐप को बंद किया गया था। टोटल 224 चाइनीज़ ऐप अभी तक बंद हो चुकी हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर बैन लगाया है, जिसके अंदर हमारे भारत की जो है खुफिया जानकारी या सूचनाएं लीक हो सकती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि पबजी बैन होने के बाद हमारे जो फिल्म एक्टर हैं अक्षय कुमार, उन्होंने एक और गेम लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है फौजी, ठीक है। तो फौजी अब पबजी की जगह लेगा और इस फौजी गेम का 20% जो हिस्सा है वो इंडियन आर्मी को जाएगा इसकी कमाई का। तो एक बड़ा ही अच्छा साहसिक कदम अक्षय कुमार जी के लिए। अक्षय कुमार जी पहले भी बहुत सारे ऐसे सेना के लिए, आर्मी के लिए काम कर चुके हैं। तो अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIIM में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंच गया। तो इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार का जो ये सूचकांक है, इसके अंदर भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछली बार की तुलना में 4 अंक ऊपर आकर इस बार 48वें स्थान पर भारत पहुंच गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इससे पहले पिछले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो था भारत का 52वां स्थान था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार भारत शीर्ष 50 टॉप 50 कंट्रीज़ में पहुँचा है, 48वें स्थान पर ये पहुँचा है। इससे पहले 2015 में 81, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। ये जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा ये जारी किया जाता है। 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का नवाचार के आधार पर, न्यू इनोवेशन के आधार पर जो है इस सूचकांक को बनाया जाता है। इस सूची में स्विट्जरलैंड इस बार शीर्ष पर रहा। स्विट्जरलैंड इस बार शीर्ष पर, स्वीडन दूसरा, अमेरिका तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन चौथे और नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा। बाकी आगे आप टॉप 10 कंट्रीज को यहां पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक भारत को कि वो इस बार GII के अंदर टॉप 50 के अंदर आ चुका है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंग्रेजी और उर्दू के अलावा किन भारतीय भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी और उर्दू पहले से ही जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मौजूद थी, लेकिन अब 3 और भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में जो है केंद्र सरकार ने शामिल कर दिया। और ये हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों ही भाषाएं जो हैं जम्मू कश्मीर की नई आधिकारिक भाषाएं होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक को जो है पारित कर दिया है और अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी इन तीनों भाषाओं को भी कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिला। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में इस टेबल के अंदर के सबसे ज़्यादा जो है कश्मीरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर उर्दू जो है उसको आधिकारिक भाषा बनाया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं केवल 10,000 में केवल 16 लोग उर्दू बोल रहे हैं J&K के अंदर।
जबकि ये इसकी आधिकारिक भाषा थी। कश्मीरी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं थी। तो पहली बार कश्मीरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला और साथ में डोगरी और हिंदी को भी। ठीक है, तो राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा ही बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी के बाद दूसरे सबसे अधिक जो है डोगरी बोली जाती है और इसके अलावा जो है हिंदी भी बोली जाती है। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो इसका आंसर है हमारे देश ने, भारत ने ही सोलर ट्री जो है दुनिया का सबसे पहला विकसित किया है। तो यहाँ पर आप सोलर ट्री की तस्वीर देख सकते हैं। ये सोलर ट्री की तस्वीर है। कम क्षेत्रफल में स्थान में ज़्यादा सोलर पैनल लगाकर आप जो है सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं इस सोलर ट्री तकनीक के माध्यम से। और ये भारत का जो दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है, ये भारत के अंदर लगाया गया है, दुर्गापुर की एक आवासीय कॉलोनी के अंदर, और इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट की होगी। तो इसके माध्यम से पंप, ट्रैक्टर वगैरह इन सभी को चलाया जा सकता है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो आप सभी को पता है कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत के अंदर पड़ता है। और तिब्बत किसके कब्जे में बेटा? चीन। तो ये चीन की ही कारस्तानी हो सकता है। चीनी चाऊ चाऊ आजकल भारत के साथ काफ़ी जो है गड़बड़ कर रहा है। तो चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास एक जो है मिसाइल बेस बनाया है और भारत को डराने के लिए जो है यहाँ पर मिसाइल तैनात की है। लेकिन भारतीय ऐसे चीनी चाऊ चाऊ माऊ माऊ से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये आपकी कैलाश मानसरोवर झील है और इसके पास यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक मिसाइल बेस जो है बनाया गया है चीन के द्वारा, ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। यहाँ पर देखिए कैलाश मानसरोवर के बाद DF-21 नाम का ये मिसाइल बेस जो है तैनात किया गया है, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, ये चीन के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़े। किस देश के खगोलविदों ने हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे दूर 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक आकाश गंगा की खोज की है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 9.3 अरब प्रकाश वर्ष, काफी लंबी दूरी होती है प्रकाश वर्ष। आपको बता दूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। मैंने क्या बताया? 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। और यहाँ पर 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, यानी कि बहुत ही दूर ये आकाश गंगा खोजी गई है। और ये अभी तक की सबसे दूर खोजी गई आकाश गंगा है और ये खोजी है भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉट्स ने। तो भारतीय एक बार फिर से दुनिया में अपना झंडा फहराते हुए सबसे आगे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक आकाश गंगा की खोज की है। और इस आकाश गंगा का नाम रखा गया है AWFS-01 नामक इस आकाश गंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों ने की है। तो पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान के डॉक्टर कनक शाह के द्वारा की गई और नासा ने भी इसके ऊपर भारतीय अंतरिक्ष विद्वानों को जो है बधाई दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर बधाई दी। और ये जो खोज की है ये एस्ट्रोसेट नामक सैटेलाइट के द्वारा ये खोज की गई है। इसमें एस्ट्रोसेट नामक सैटेलाइट की हेल्प ली गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो पीछे मोदी जी ने मन की बात की थी और मन की बात में भी खिलौनों की बात उन्होंने की थी। उन खिलौनों की बात सुनकर हमारे युवा काफ़ी नाराज़ थे कि मोदी जी खिलौनों की बात ना करें, थोड़ा सा रोज़गार की भी बात करें। और उसके बाद जो है ट्विटर के ऊपर रोज़गार के ऊपर एक पूरी मुहिम शुरू हुई थी। तो उसी समय जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक टॉय म्यूजियम की घोषणा की गई थी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा। और ये जो टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात के अंदर, मोदी जी का राज्य है गुजरात, यहीं पर ये टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जो टॉय म्यूजियम है ये 30 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा। 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने रखे जाएंगे। वैज्ञानिकों, कलाकारों, महापुरुषों की आदि की तस्वीर भी लगाई जाएंगी और भारत के संस्कृति के दर्शन भी खिलौनों के साथ साथ यहाँ पर हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने समूह ग मतलब ग्रुप सी की नौकरियों में वैकेंसीज में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो देखिए, बड़ी ही खुशखबरी है खिलाड़ियों के लिए कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर गेम्स की संख्या बढ़ा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी की वैकेंसीज के अंदर। तो कितने नए स्पोर्ट्स को, खेलों को शामिल किया गया है, तो आपको बता दूं 20 नए स्पोर्ट्स को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें, पहले से 43 खेल इस सूची में शामिल थे। नई सूची आप यहां से देख सकते हैं जो कि जारी की गई है। 43 खेल पहले से शामिल थे, 20 नए खेलों को शामिल किया गया है, जैसे मलखंब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक, पैरा एशियाड खेल शामिल किए गए हैं। तो अब कुल 63 खेल ये हो चुके हैं जिनके खिलाड़ी ग्रुप सी के अंदर आवेदन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए। लेकिन ये गेम आपको बता दें, राज्य या देश के नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेले गए हों खिलाड़ी के द्वारा, तभी उसको जो है इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? उज्जैन के अंदर। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन उन 4 स्थानों में से एक स्थान है जहां पर महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, 4 जगह जो महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो शिवलिंग है इसका काफ़ी क्षरण हो गया है। पहले की तुलना में ये शिवलिंग छोटा हो गया है। यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो क्या कहते हैं, पंचामृत के अंदर घी, बूरा आदि होता है, सामग्री आदि है, इनके मलने से शिवलिंग पर मना कर दिया क्योंकि इसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो है, इनकी पीठ ने इसके ऊपर रोक लगाई है कि अब पंचामृत से जो है शिवलिंग को भोग नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो कोविड-19 के चक्कर में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी जो है नीचे जा चुकी है। 23.5% अभी हाल ही में भारत की जो है जीडीपी -23.5% नीचे चली गई थी। और इस दौरान ज़रूरत है भारत को कि कहीं से मदद मिले और जापान ने इस मदद के लिए हाथ बढ़ाया है भारत का। जापान 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भारत को दे रहा है कोविड-19 के लिए। तो जापान एक हमारा पूर्वी एशियाई देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है और इंडिया से यहाँ पर जो है जापान पड़ता है। प्रशांत महासागर ये एक देश है, पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में जापान स्थित है। और जापान 3500 करोड़ रुपए का ऋण भारत को दे रहा है और 15 साल के लिए ये ऋण दिया जा रहा है। 0.01% वार्षिक ब्याज दर जो है ये वसूली जाएगी इस ऋण के ऊपर। बड़े जो लोन होते हैं उनके ऊपर जो ब्याज दर, अंतर्राष्ट्रीय लोन होते हैं उनके ऊपर ब्याज सस्ती होती है। और वैसे भी ये जो ब्याज दिया जा रहा है कोविड-19 के लिए दिया जा रहा है, तो ब्याज दर यहाँ पर काफ़ी कम रखी गई है। वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो वेस्ट इंडीज़ एक निग्रो देश है। तो वेस्ट इंडीज़ के कौन से गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 के अंदर, IPL नहीं, T20 के अंदर 500 विकेट पूरे कर लिए? तो डेवन ब्रावो काफ़ी शानदार प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के। डेवन ब्रावो जो हैं इन्होंने 500 विकेट पूरे किए हैं T20 के अंदर और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। T20 में 500 विकेट पूरा करना भाई बहुत बड़ी जो है बात है। तो इसके लिए इन्होंने 459 मैच खेले हैं। आपको बता दें 459 मैचों में 500 विकेट डेवन ब्रावो ने पूरे किए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो भाई झुग्गी झोपड़ियों के मामले में तो भारत में 2 ही शहर प्रसिद्ध हैं, या तो मुंबई या दिल्ली। ठीक है,
और दिल्ली के किनारे जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जो है झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिन बस्तियाँ जो हैं वहाँ पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। पहले भी जो है इसकी मांग की गई थी, लेकिन काफ़ी समय से ये मामला अटका हुआ था। तो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपको मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर देखिए रेल के किनारे काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और 3 महीने के अंदर 48,000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर हटाने का आदेश दे दिया। और इस बार ना तो इसके खिलाफ कोई भी याचिका दर्ज हो सकती है और ना ही इस पर कोई भी स्टे लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। और ना ही इसकी कोई राजनीतिक दखल होगी, मतलब इस बार हटानी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो भारत में ये पहले से ही है कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो ज़मीन वगैरह होती है, कृषि गैर कृषि, उसके ऊपर उसकी वाइफ का अधिकार होता है। तो अब बांग्लादेश ने भी ऐसा अधिकार दे दिया है कि हिंदू महिलाओं का अधिकार होगा, विधवा महिलाओं का अधिकार होगा उनके पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि के ऊपर। तो ये बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, और ज्योतिनाथ मंडल एक जो कि जज हैं वहाँ पर, उन्होंने ये आदेश दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो अभी मैंने आपको बताया था, पहला जो करंट अफेयर था, आप देखेंगे राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री एससीओ के रक्षा मंत्रियों की समिट के अंदर रूस गए थे, और वहीं पर ये समझौता भी, रक्षा समझौता करके आए हैं रूस के साथ। तो रूस के साथ हम अब AK-203 राइफल बनाएंगे, इनका निर्माण करेंगे, और ये राइफल अब हिंदुस्तान के अंदर ही बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AK-203 राइफल की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। तो AK-203 राइफल की डील अब पक्की हो गई है। AK-203 राइफल AK-47 का जो है नवीनतम प्रतिरूप है, और ये पहले से मौजूद जो एसोल्ट और इंसास राइफल है उसका स्थान ये राइफल लेगी, और इसका अधिकतर भाग जो है ये भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा, भारत के अंदर ही ये बनाया जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको मैं बता दूं, भारतीय रेलवे बोर्ड का जो नया CEO नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। विनोद कुमार यादव इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और अब उनको इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO भी बनाया गया है। ये है विनोद कुमार यादव। रेलवे के अंदर पहली बार CEO का पद सृजित किया गया है। इससे पहले CEO का पद नहीं था, केवल चेयरमैन का पद था। तो अब चेयरमैन के साथ CEO का पद भी बनाया गया है, और अब CEO चेयरमैन दोनों ही कौन होंगे? विनोद कुमार यादव। तो हम कह सकते हैं रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्र युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच हाल ही में किया जाएगा? भारत के साथ रूस जो है ये इंद्र युद्ध अभ्यास करेगा। तो मैं आपको बता दूं, इंद्र जो युद्ध अभ्यास है, इस बार अगर हम बात करें तो इंद्र युद्ध अभ्यास अंडमान जो सी है, अंडमान सागर के अंदर ये युद्ध अभ्यास भारत और रशिया करेंगे। जो इंद्र युद्ध अभ्यास एक पुराना युद्ध अभ्यास है, ये 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच में लगातार किया जा रहा है। 2017 के बाद, पहले ये हर साल होता था, लेकिन 2017 के बाद हर 2 साल के अंदर ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। और इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये अंडमान सागर के अंदर, अंडमान निकोबार के पास किया जाएगा। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो रूस जो है नो आर्मी सप्लाई मतलब कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। इस पॉलिसी को किस देश के साथ जारी रखा है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि रूस भारत का बड़ा मित्र देश है, और अभी पीछे हमारे रक्षा मंत्री, मैं बार बार बता रहा हूं, SCO की रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में गए थे, और यहां पर यह डील भी हुई कि रशिया ने भारत के साथ वादा किया है कि वो आगे भी पाकिस्तान को कोई भी जो है हथियार वगैरह सप्लाई नहीं करेगा। नो आर्म सप्लाई की जो है पॉलिसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर है पाकिस्तान को किसी भी तरीके के बड़े हथियार वो सप्लाई नहीं करेगा। और अभी 200
AK-203 की जो है संधि भारत के साथ उन्होंने की है, जो भारत को मिलेगी लेकिन पाकिस्तान को नहीं देगा रूस बिल्कुल भी। इसके बाद निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहा साझा सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो रूस के अंदर अभी अगले महीने अक्टूबर के अंदर कवकास 2020 जो है एक युद्ध अभ्यास होगा, उससे कौन सा देश हट गया है? तो आपको बता दूं, भारत इससे हट गया है। भारत कवकास 2020 जो है, देखो इंद्र 2020 जो है वो भारत और रूस आपस में वो युद्ध अभ्यास करेंगे अंडमान सागर के अंदर, लेकिन इससे भारत हट गया। इससे हटने का कारण मैं बता देता हूं क्यों हट गया है। क्योंकि जो ये कवकास 2020 युद्ध अभ्यास है, ये रूस एससीओ के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ करेगा। एससीओ के मेंबर मैंने आप लोगों को बताया ही था कौन कौन से हैं, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे किसके मेंबर हैं? एससीओ के। अब ये एससीओ के मेंबर्स के साथ मिलकर रसिया 15 से 26 सितंबर तक ये युद्ध अभ्यास करेगा। अब भारत को इन बाकी मेंबरों से कोई दिक्कत नहीं है, भारत को दिक्कत है इससे, चीन से और पाकिस्तान से। और भारत चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी के कारण कवकास 2020 युद्ध अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है और उसने रशिया को मना कर दिया है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तू इनके साथ युद्ध अभ्यास कर ले। तो यह आपको पता होना चाहिए। इंद्र 2020 युद्ध अभ्यास चलेगा, वो अंडमान सागर के अंदर रूस और भारत का चलेगा, उसमें केवल रूस और भारत है, बाकी और कोई भी देश नहीं होगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पिछले सप्ताह के 31 से लेकर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक के। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को यार शेयर कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस इसका मुझे आप फल ये दे दिया करो कि एक बार शेयर पे क्लिक कर दिया करो और सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। उम्मीद है अच्छा लगा है, और फिर से अगले सप्ताह मैं नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।